आज रचना की शादी थी। उसने एक बार चारों तरफ नज़र घुमाकर देखी। शानदार इंतजाम था। ऐसी शान शौकत वाली शादी करना उसके माँ बाप सोच भी नहीं सकते थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, स्कूल शिक्षिका थी और उसकी शादी जिस इंसान से हुई थी वह अमीर ही नहीं, बहुत अमीर कहा जा सकता है। 5 सितारा होटल में उसकी शादी एक परी कथा के समान हो रही थी। पैसा पानी की तरह बहाया गया था, पर उसका पति अशोक, उससे तो बस वह 2 दिन पहले ही मिली थी। इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी क्यों हो गई वह समझ नहीं पा रही थी, पर अपने माता पिता से यह पूछने का समय भी उसे नहीं मिला। रचना 28 वर्ष की हो गई थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका थी। एक आम सी जिंदगी बिताना उसे बहुत पसंद था। जब उसे महंगे जूते सस्ते में मिल जाते तो बड़ी खुश हो जाती। छोटी छोटी दुकानों पर जाकर भाव करके सामान लेना उसे बहुत पसंद था। वह जानती थी उसकी शादी जिस घर में हो रही है वहाँ यह सब करना उसके लिए अब मुमकिन नहीं था। तभी अचानक एक आवाज़ से उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। वह अशोक था, उसका पति। उसे अपनी शादी पर चंद शब्द कहने के लिए माइक दिया गया था। अशोक ने कहा, तो आखिरकार मेरी शादी हो ही गई। उसके घर के लोग पीछे खड़े जोर से हंसने लगे। रचना को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वह करती भी क्या, वह भी धीरे से मुस्कुरा दी। फिर अशोक ने ढेरों ऐसे लोगों के नाम गिनाए जिन्हें रचना जानती भी नहीं थी, और अशोक ने उन्हें शादी करवाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में उसने अपने परिवार को धन्यवाद दिया और स्टेज से नीचे उतर आया। रचना असमंजस की स्थिति में थी। उसने तो रचना का नाम ही नहीं लिया, ना ही उसे स्टेज पर बुलाया। यह कैसा नीरस पति मिला था उसे। क्या यह रिश्ता अशोक के लिए अनचाहा था? उधर अशोक स्टेज से उतरकर सीधे अपने दोस्त राघव के पास चला गया। उसके संग बैठकर शराब पीने लगा। राघव और अशोक दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अशोक थोड़ा गंभीर हो गया और बोला, राघव, वह कॉन्ट्रैक्ट मैंने अच्छे से पढ़ा है। राघव अशोक की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। वह जानता था कि वह किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर रहा है। पापा ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। सिर्फ वही चाहेगी तभी हमारा तलाक हो सकता है। राघव अशोक की तरफ बड़े गौर से देखने लगा। तू यह क्या बात कर रहा है? आज ही तेरी शादी हुई है और तू तलाक की बात कर रहा है। अभी तो तूने रचना को जाना भी नहीं है। शायद तुझे अच्छी लग जाए और तू अपनी बाकी की ज़िंदगी उसके साथ गुजारना चाहे। नहीं राघव, तू नहीं जानता, यह एक अनचाहा रिश्ता है, बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और तू क्या समझता है? समझता नहीं? एक तू मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने मुझसे शादी क्यों की? सोच, पैसों के लिए। वह तो तलाक देने के लिए भी आसानी से राजी हो जाएगी। वैसे भी मेरे पिता ने यह शादी मेरे ऊपर थोप दी है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर शादी करने के लिए कौन सी लड़की तैयार हो जाती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियों को टीचर है ना स्कूल में, बहुत होशियार है। चल कोई बात नहीं, मैं उससे जल्दी छुटकारा पा लूँगा। थोड़ी देर में खाने की सुगंध उठने लगी। खाने की मेज पर बहुत तरह के व्यंजन सजे थे, पर रचना की भूख जैसे खत्म हो गई थी। उसके मन में एक अनजान शंका बैठ गई थी। तभी उसे बड़ी अच्छी सी सुगंध आती है। वह देखती है कि उसके बगल की कुर्सी पर अशोक बैठा है। अशोक को उसने पहली बार इतनी करीब से देखा था। उसकी घनी पलकें थीं, सुगठित शरीर, घुंघराले बाल। तभी किसी ने उससे कहा, कुछ खा लो बेटा। उसने देखा उसकी सास खाना सर्व करवा रही है। कुछ खा लो, कल सुबह 6 बजे ही तुम लोगों की फ़्लाइट है, तुम्हें जल्दी उठना होगा। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से रचना को हनीमून पर जाना था, पर वह जा कहाँ रही है उसे यह तक मालूम नहीं था। कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद रचना एक अनजान कमरे में, अनजान लोगों के बीच, एक अनजान घर में थी। अपना फ़ोन देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो वह चौंक कर उठ गई। उसकी सास आई थी। उसने कहा, बेटा जल्दी से चेंज कर लो, अशोक तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रचना ने जल्दी से अपनी शादी का जोड़ा उतार कर रखा और हल्की सी लाल रंग की साड़ी पहनी। उसके साथ मेल खाते गहने पहने। फिर उसने अपना सामान उठाया और नीचे ड्राइंग रूम में चली गई। अशोक उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ चल दिया। रचना भागते भागते उसके पीछे गई। रास्ते में रचना ने अशोक से कई बार बात करने की कोशिश की, पर अशोक ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रचना के क्लास में भी ऐसे कई शर्मीले बच्चे थे जो ज़्यादा बात नहीं करते थे और उनसे बार बार बात करने की कोशिश करने पर नाराज़ हो जाते थे या रोने लगते थे। रचना ने समझा कि अशोक भी कुछ शर्मीले किस्म का है और उससे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। एयरपोर्ट जाने पर रचना को मालूम हुआ कि वे मुंबई जा रहे हैं। मुंबई से उसकी बड़ी मीठी यादें जुड़ी थी।
कुछ साल पहले जब वह अपनी मौसी के पास मुंबई गई थी तो उन लोगों ने चौपाटी पर बहुत मस्ती की थी और फिर वे गेटवे ऑफ इंडिया भी देखने गए थे। वहाँ पर सबका मन हुआ था कि रात का खाना वह होटल ताज में खाएं, पर 5 सितारा होटल में खाना खाने की हैसियत उसके परिवार की नहीं थी। पर मुंबई से उसे लगाव हो गया था। आज मुंबई जाने के नाम पर वह बहुत खुश थी। एयरपोर्ट से उतरकर वह दोनों टैक्सी में बैठकर होटल तक जा रहे थे तो रास्ते में दोनों की आंख लग गई। जब गाड़ी रुकी तो देखा कि वह होटल ताज के बाहर खड़े हैं। उनका कमरा उसी में बुक था। रचना का जैसे सपना पूरा हो गया हो। वह बहुत खुश थी, पर वह अपनी खुशी जाहिर किससे करें? अशोक से। अशोक उसे छोड़कर आगे चल दिया था। रचना उसके पीछे भागते भागते होटल के कमरे में गई थी। होटल के कमरे में जाते ही अशोक ने टीवी ऑन किया और ना जाने कौन सी खबरें देखने लगा। खिड़की के बाहर समुद्र की लहरों पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी लहरों पर हीरे चमक रहे हों। अशोक का फोन आ गया और वह किसी से गंभीरता से बात करता हुआ कमरे के बाहर चला गया। रचना अपने सपनों के शहर को देखने में मगन थी। उधर अशोक भी किसी से बात करने में व्यस्त था। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है। कोई मीटिंग फिक्स करो, मुझे घुटन हो रही है इसके साथ रहने में। अशोक ने जल्दी से कैब बुक की और अपने मुंबई के ऑफिस में चला गया। उसे मन ही मन रचना की याद एक पल को आई, पर उसने तुरंत अपना मन हटा लिया। सच, उस लाल शिफॉन की साड़ी में रचना किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और उस पर उसकी वह मुस्कान जो किसी का मन मोह ले। अशोक को शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास ही नहीं था। उसने अपने पिता का 3 बार तलाक होते देखा था। छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता की बहस हो जाती और नौबत तलाक तक पहुंच गई जाती। उसके बाद अशोक के पिता ने पुनर्विवाह किया, पर शादी टूट जाती। अशोक जानता था कि पैसे रिश्तों से अधिक मजबूत चीज़ है। उसने मन ही मन निश्चय किया था कि वह दिन भर ना तो रचना को फ़ोन करेगा, ना ही उसका फ़ोन रिसीव करेगा। रात तक वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। बस कुछ ही दिनों में उसका तलाक हो जाएगा और वह आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएगा। पर 26 नवंबर 2008 की शाम उसके भाग्य में कुछ और ही लिखकर आई थी, और उस दिन वह हो गया जो होना नहीं चाहिए था। 26 नवंबर 2010। आज उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। अशोक किताबों की दुकान से कुछ चुनिंदा किताबें खरीद रहा है। फिर वह एक साड़ी की दुकान पर जाता है और लाल रंग की 2 साड़ियाँ खरीदता है। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से कहता है कि सती माता के मंदिर चले। तभी उसका मोबाइल बज उठता है। उसके पापा का कॉल था। अशोक, कहाँ हो? पापा, मैं मंदिर से सीधे अस्पताल जाऊंगा, दोपहर तक ऑफिस आ जाऊंगा। अशोक, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे भूल जाओ अब वह कभी भी। पापा, बस करो, आगे कुछ मत कहना, मैं आता हूँ। मंदिर में जाकर अशोक एक साड़ी माता को अर्पित करता है और दूसरी वापस लेकर अस्पताल आ जाता है। उसके एक हाथ में किताब थी, दूसरे में साड़ी। रचना पुकारते हुए वह अस्पताल के कमरे में दाखिल होता है। रचना, वह बिस्तर पर लेटी थी। उसके शरीर पर ढेरों तार मशीनों से जुड़े। वह कोमा में है 2 साल से। अशोक बैठ जाता है, किताब खोल कर पढ़ना शुरू करता है। तभी वहाँ नर्स आती है। अशोक उसको लाल रंग की साड़ी देता है और कहता है, इसे रचना को पहना देना प्लीज़, आज 2nd एनिवर्सरी है हमारी। बड़े प्यार से रचना के माथे पर हाथ फेरता है और उसे निहारने लगता है। बस एक बार आंखें खोल दो मेरी जान, मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वहाँ राघव आ जाता है, अशोक का पुराना दोस्त। अशोक को वह मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जो 2 साल पुरानी उस घटना की थी जिसने अशोक की ज़िंदगी बदल दी थी। यह देखो, इसमें रचना भी दिख रही है। अशोक ध्यान से देखने लगता है। वीडियो ताज होटल के सीसीटीवी की थी। रचना तेजी से भागती नजर आई और गोली चलने की आवाज़ आती है। अशोक को सारे दृश्य जीवंत दिखने लगते हैं। 2 साल पहले का दिन, जब अशोक ने दिन भर रचना का फ़ोन नहीं उठाया था और रात को 8 बजे होटल पहुंचा था। उसने सोच लिया था कि रचना गुस्से में अब उसे उल्टा सीधा बोलेगी तो वो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगा, जिससे तलाक मिलने में आसानी हो। होटल पहुंचा तो नीचे कैफ़े के पास से किसी ने पुकारा, अशोक। अशोक ने पलटकर देखा तो रचना किसी औरत के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। रचना की मौसी थी। वह उनकी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए मिलने आ गई थी। उसने आखिरी बार रचना को मुस्कुराते देखा था, क्योंकि उसके बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। अशोक 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है और सोचता है कि वह रचना से साफ साफ बात कर लेगा। 8:30 के ऊपर हो चुके थे। अचानक दरवाजे की तरफ रचना अपलक देखने लगती है और तेजी से उठकर अशोक का हाथ पकड़कर वहां से चलने को कहती है। अशोक हड़बड़ा जाता है। तभी वह जब पीछे पलटते हैं तो गोली चलने की आवाज़ आती है।
गोली चलने की आवाज़ से उनकी रूह कांप जाती है। वहाँ दो आतंकवादी तेजी से लोगों पर गोलियां चला रहे थे और खून से लथपथ लोग जमीन पर गिरते जा रहे थे। अशोक और रचना वहीं एक दीवार की ओट में छिप के खड़े हो जाते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा वहाँ तेजी से भागता है। रचना अपनी जान की परवाह न करते हुए बाहर निकलती है और उस बच्चे को गोदी में उठाकर वापस भागती है। कुछ भी हो सकता था रचना को इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालते देख। अशोक उसे एकटक देखता रह जाता है। एक पराये बच्चे के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बच्चे को गोद में लिए रचना तेजी से भागने लगती है। उसे सारे रास्ते अच्छे से पता थे। उसने बताया कि आज सारा दिन वह होटल में घूमती रही थी। इस होटल की उसे अच्छे से पहचान हो गई है। इस होटल में दो विंग हैं, एक ताज टावर है जहां वे लोग रुके हैं और एक दूसरा विंग है जहां पर भी कई मेहमान रुके हुए हैं। तभी पीछे से बंटी बंटी की आवाज़ आती है तो रचना देखती है कि बच्चे की माँ उसे पुकारते हुए दौड़ रही है। रचना बच्चे को उनके माँ बाप को सौंप देती है। बच्चे के माँ बाप की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वह रचना का बार बार धन्यवाद करने लगते हैं। अशोक यह सब चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहा था। रचना अशोक का हाथ छोटे बच्चे की तरह पकड़कर इधर से उधर भगाई ले जा रही थी। उनका कमरा छठी मंजिल पर था। जब तक वे मंजिल पर पहुंचते हैं वहां आग लग चुकी होती है। अशोक घबरा जाता है। इसके विपरीत रचना अपना हौसला बनाए रखती है। वहीं पर एक स्टोर रूम के अंदर वे छुप जाते हैं और पूरी रात उसी स्टोर रूम में कटती है। वहां 8-10 और लोग छुपे बैठे थे। होटल पर हमला हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। बाहर क्या हो रहा है उन लोगों को कुछ भी पता नहीं। कभी कभी कॉरिडोर में हलचल होती है, फिर शांति छा जाती है। तीसरे दिन उसे वहां पर पुलिस के होने का एहसास होता है। पुलिस वाले आवाज़ दे रहे थे कि अब सब कुछ ठीक है, हालात काबू में हैं, सब बाहर आ जाएं। रचना, अशोक और वहां बंद सारे लोग बाहर निकलते हैं। पुलिस बारी बारी से उन्हें बाहर ले जा रही होती है। तभी सामने से दो आतंकवादी आ जाते हैं जिनके हाथों में बड़ी बंदूकें थीं और वह बंदूक अशोक की तरफ तान देते हैं। अशोक डर से ठंडा पड़ जाता है। अशोक को गले से पकड़कर खींचते हुए आतंकवादी अपने पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो वह इसे मार देंगे। अशोक को घसीटते हुए वह ले जा रहे थे। पुलिस भी वहीं रुक जाती है, पर रचना में ना जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। वहीं से शेर की तरह दौड़ती हुई और चिल्लाती है, छोड़ दो मेरे पति को। रचना को इस तरह से दौड़ता देखकर अशोक को साक्षात वह देवी रूप लगती है। शायद इसी तरह सती माता ने यमदूत से अपने पति के प्राण हर लिए होंगे। अशोक पुरानी यादों में डूबता जा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी, जिससे उसकी यादें टूट गईं। उसके पापा का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाकर कहा, बस मैं निकल रहा हूँ। लेकिन अशोक के पापा काफ़ी गुस्से में थे। वे बोले कि मैंने ही तुम्हारी शादी कराई थी और मैं ही आज कह रहा हूँ कि अब तुम उसे छोड़ दो। वह एक जिंदा लाश है, वह कभी भी कोमा से बाहर नहीं आएगी। तुम मेरे इकलौते लड़के हो, बिजनेस में तुम्हारी ज़रूरत है। तुम क्यों उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? 2 साल बीत चुके हैं। जब अब तक होश में ना आई तो अब क्या आएगी? अशोक यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फ़ोन काट देता है। वह अनमने मन से उठता है और रचना के माथे को चूम कर कहता है, हैप्पी एनिवर्सरी डियर। अशोक की आंखें भीग जाती हैं और वह तेज़ी से हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। गाड़ी में बैठकर अशोक भीगी पलकों से गाड़ी के बाहर देखने लगता है। उसे याद आता है किस तरह उस आतंकवादी ने जब उसे जकड़ लिया था तो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए रचना उस पर कूद पड़ी थी। तभी दूसरे आतंकवादी ने रचना पर गोली दाग दी थी। गोली रचना की रीढ़ की हड्डी में जा लगी थी और वह अशोक के ऊपर गिर गई थी। जब अशोक उसकी पीठ पर हाथ रखा तो रचना की खून से अशोक का हाथ रंग गए थे। तभी बहुत तेज गोली चलने की आवाज़ आई थी और पुलिस ने दोनों आतंकवादियों को गोलियों से भूनकर वहीं मार गिराया था। रचना ने अपनी हिम्मत से अशोक की ही नहीं, वहां मौजूद बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, पर वह खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इन 2 सालों में अशोक ने ना जाने कितने ताने सुने, कितने ही लोगों ने उससे रचना को छोड़कर आगे बढ़ जाने को कहा। एक वह शाम थी जब अशोक रचना से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और आज यह दिन है कि अशोक जो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ा, वह मंदिर में जा जाकर रचना की सलामती की दुआ मांगता है। तभी अशोक की फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है। हॉस्पिटल से फ़ोन था। अशोक घबरा जाता
है। इन 2 सालों में कई बार रचना क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गई थी। कभी उसकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो जाती थी तो कभी बहुत तेज। अशोक ने कितने ही बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज कराकर किसी तरह उसकी सांसों को चलते रखा था। वह घबरा गया। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रचना को हमेशा के लिए खो देगा। उसके मन में जो रचना के साथ ज़िंदगी जीने की चाह है वही खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अशोक फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे प्यार नहीं, उसे तो रचना से अब मोहब्बत हो गई थी। वह सीढ़ियों से भागते हुए रचना के रूम में पहुंचता है तो बेड खाली था। वह पागलों सा हॉस्पिटल में इधर उधर भागे जा रहा था कि तभी उसे रचना के डॉक्टर दिखाई देते हैं, जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे थे। अशोक जब उनको देखता है तो उसे कहते हैं, रिलैक्स अशोक, एक खुशखबरी है। रचना के हाथों ने हल्की सी हरकत की थी जब नर्स उसकी ड्रेस चेंज कर रही थी, तो उसने हल्के से नर्स का हाथ थामा था। यह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमें लगता है रचना अब जल्दी रिकवर करेगी। अशोक वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रचना जब उसे मुस्कुराकर देखती थी तो वह अपना मुंह घुमाकर बाहर देखने लगता था। वह उसकी मुस्कान देखने के लिए ऐसे तड़प रहा था जैसी तड़प शायद हीर रांझा में हो रही हो, शिरीन फरहान में रही हो। वही मोहब्बत जो रोमियो को जूलियट से हो गई थी, वैसे ही मोहब्बत अशोक को रचना से थी। 31 दिसंबर 2010। अशोक बेसब्री से पल पल रचना के आने का इंतजार कर रहा था। रचना पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी और आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ रही थी। अशोक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहता था, इसलिए वह घर पर ही रचना के आने का इंतजार कर रहा था। उसने सारे घर को रचना के पसंदीदा फूल रजनीगंधा से सजवाया था। रसोई में सब कुछ रचना की पसंद का बन रहा था। रचना की अलमारी में अशोक ने ना जाने कितने जोड़े बनवा कर रखे थे। उसने क्या कुछ नहीं सहेज कर रखा था उसके लिए। इन 2 सालों में अशोक पल पल सिर्फ रचना के लिए ही जी रहा था। घर पर रचना के मम्मी पापा, भाई बहन, उसकी मौसी और कई सहेलियों को भी उसने बुलाया था। अशोक के मम्मी पापा रचना को लेकर हॉस्पिटल से आते हैं। दरवाजे पर रचना की आरती उतारी जाती है और रचना सौभाग्य और धन की देवी का स्वरूप लिए कलश में रखे चावलों को पैरों से अंदर को ढकेल कर प्रवेश करती है। आज रचना को वह घर, उस घर के लोग और वो कमरा सभी कुछ भी पराया नहीं लग रहा था। वह सब तो जन्म जन्म से उसके अपने थे। सारा घर रचना के आने की खुशी में सराबोर था। रचना, उसकी निगाहें तो अशोक पर थीं और अशोक की रचना पर। अशोक की घनी पलकें, घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान रचना को अपनी ओर खींच ले रहे थे। रचना अपने पापा मम्मी को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी देखकर अशोक की खुशी दोगुनी हो गई। जब रचना मुस्कुराती तो अशोक उसकी मुस्कुराहट में खो जाता। वह हर पल उसे देखना चाहता था। उसकी हर मुस्कान को वह अपनी ज़िंदगी में भर लेना चाहता था। हर पल अशोक उसके साथ जीना चाहता है, हर पल।